हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक था, जो वंशागति और विविधता के संग चैप्टर जो क्लास 12th का था, चैप्टर 5 जो वीडियो पार्ट या 3 लेकर के आए हैं हम। वह वीडियो पार्ट 2 में जो टॉपिक देखे थे उसके आगे हम लेकर आए हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है जो बहुगुणिता है यानी पॉलीपोलाइड्स है। यह टॉपिक को चलिए हम लोग देखते हैं, यह टॉपिक क्या है, टॉपिक को किस तरह से हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो बहुगुणिता क्या होता है इसको देखते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय होने वाली गड़बड़ियों से क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन जब होने लगता है उसके समय जो गड़बड़ी होती है क्रोमोसोम की संख्या में, उससे के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम लोग बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइड्स कहते हैं। देखिए यहाँ बहुगुणिता दो प्रकार के होते हैं। बहुगुणिता दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखिए यहाँ हमारा एक में है, यहाँ देखिए यहाँ एक में है सगुणिता या यूप्लोइडी। तो यह क्या होता है चलिए हम लोग देख लेते हैं। सगुणिता या यूप्लोइडी, यह क्रोमोसोम के अगुणित सेट यानी हेप्लॉइड सेट में संपूर्ण रूप से वृद्धि होता है। जब यह वृद्धि होता है तब इसे सगुणिता कहते हैं, एवं इस प्रकार के जीवों को यूप्लॉइड कहते हैं। इसे सत्य बहुगुणिता यानी ट्रू पॉलीप्लॉइड्स भी कहते हैं। यह सगुणिता को या यूप्लॉइडी को हम लोग ट्रू पॉलीप्लॉइड्स भी कहते हैं, यानी जो सत्य बहुगुणिता भी हम लोग इसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा हमारा क्या है। दूसरा है अगुणिता एन्यूप्लॉइडी। तो यह क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ है अगुणिता। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में क्रोमोसोम की संख्या अगुणिता संख्या के साधारण गुणित नहीं होता है। जो इस प्रकार के उत्परिवर्तन में क्रोमोसोम की संख्या होती है अगुणित संख्या होती है, यह साधारण गुणित नहीं होती है, बल्कि डिप्लॉयड नंबर यानी द्विगुणित संख्या होती है। जो द्विगुणित संख्या से एक या दो क्रोमोसोम अधिक या कम होती है। जो द्विगुणित होती है उससे एक या एक से अधिक कम क्रोमोसोम होती है। इस क्रिया से उत्पन्न जीव को हम लोग क्या एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न जीव को हम लोग क्या एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी क्या दो प्रकार के होते हैं। एन्यूप्लॉइडी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एन्यूप्लॉइडी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम लोग का जो दो प्रकार के होते हैं एन्यूप्लॉइडी, तो एक में होता है हाइप्लॉइडी। हमारा जो फर्स्ट में है हाइप्लॉइडी, इसको देख लेते हैं हाइप्लॉइडी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। जब द्विगुणित यानी डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में एक या दो क्रोमोसोम की हानि होती है तब इस अवस्था को हेप्लॉयड कहते हैं। देखिए यहाँ जब द्विगुणित मतलब जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होती है, जब द्विगुणित यानी डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या एक या दो क्रोमोसोम की हानि होती है तो इससे हम लोग क्या इस अवस्था को हम लोग हैप्लॉइडी कहते हैं। यहाँ हैप्लॉइडी भी दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हैप्लॉइडी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो आगे देखिए, आगे है हमारा मोनोसोमी। हैप्लॉइडी का जो फर्स्ट प्रकार है मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। मोनोसोमी क्या होता है? मोनोसोमी, व्हाट इज द मोनोसोमी? मोनोसोमी क्या है? जब डिप्लॉयड क्रोमोसोम सेट में सिर्फ एक क्रोमोसोम यानी जो क्रोमोसोम है उसमें 2n-1 की हानि होती है, उसमें केवल एक क्रोमोसोम की हानि होती है, तब इसे हम लोग मोनोसोमी यानी 2n-1 जो क्रोमोसोम होगा उसे हम लोग मोनोसोमी कहते हैं। इस प्रकार के जीवों में दो प्रकार के गैमेट्स n एवं n-1 का निर्माण होता है। इस प्रकार के विकृति को हम लोग क्या टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। जो यह विकृति होता है हम लोग उसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है टर्नर सिंड्रोम किससे कहते हैं। जब एक क्रोमोसोम
की हानि होती है तो हम लोग उसे क्या टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा दूसरा है बी में जो है नलीसोमी। जो नलीसोमी क्या होता है इसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ नलीसोमी क्या है, नलीसोमी को देख लेते हैं। चलिए, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में डिप्लॉयड क्रोमोसोम सेट में, जो इस प्रकार का उत्परिवर्तन होता है उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम सेट में एक युग्म यानी एक पेयर क्रोमोसोम की हानि होती है। इसे 2n-2 द्वारा दर्शाया जाता है। इससे प्रभावित जीव शक्तिहीन एवं निष्क्रिय होता है। देखिए यहाँ नलीसोमी जो है इस प्रकार के जो है उत्परिवर्तन में डिप्लॉयड क्रोमोसोम सेट में एक युग्म यानी एक पेयर क्रोमोसोम की हानि होती है। जो एक पेयर क्रोमोसोम की हानि होती है उसे हम लोग क्या 2n-2 द्वारा दर्शाते हैं। इससे हम लोग प्रभावित जीव शक्तिहीन एवं निष्क्रिय होते हैं। जो इससे प्रभावित जीव होता है वह शक्तिहीन एवं निष्क्रिय होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग का देखिए यहाँ जो दूसरा उसमें का हाइपरप्लॉयड है। हाइपरप्लॉयडी क्या है चलिए हम लोग देख लेते हैं। हाइपरप्लॉयडी क्या होता है। यहाँ है हाइपरप्लॉयडी। हाइपरप्लॉयडी क्या होता है, जब डिप्लॉयड क्रोमोसोम संख्या में एक या दो क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तब इस अवस्था को हम लोग क्या हाइपरप्लॉयडी कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। अब जो हाइपरप्लॉयडी होता है अब यह भी 3 प्रकार के होता है। अब इसका 3 प्रकार कौन कौन है चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका देखिए फर्स्ट प्रकार यहाँ देखिए ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं। ट्राइसोमी इस अवस्था में जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में एक क्रोमोसोम की वृद्धि यानी 2n+1 होती है, जिसके वजह से जीवों में 2 प्रकार के गैमेट n एवं n+1 बनते हैं। इस प्रकार के विकृति को हम लोग क्या कहते हैं, जो मैनोगोलिज्म है। मैनोगोलिज्म जो होता है या हम लोग डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। जो ट्राइसोमी होता है इसमें 2n+1 होती है, जिसकी वजह से जीवों में 2 प्रकार के गैमेट n एवं n+1 बनते हैं। इस प्रकार की विकृति हम लोग क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं और या मैनगोलिज्म भी कहते हैं। जो मैनगोलिज्म होता है उसे ही हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा बी में है टेट्रासोमी। चलिए टेट्रासोमी देख लेते हैं। यहाँ इसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या के युग्म यानी पेयर एक समजात युग्म की वृद्धि होती है। इससे 2n+2 से प्रदर्शित करते हैं। इसे टेट्रासोमी कहते हैं। इसे क्या है 2n+2 से हम लोग दर्शाते हैं। टेट्रासोमी को 2n+2 से दर्शाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा है आगे जो यहाँ सी में है डबल ट्राइसोमी। तो डबल ट्राइसोमी क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं डबल ट्राइसोमी क्या होता है। इसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में किसी 2 क्रोमोसोम की वृद्धि होती है। जो 2 क्रोमोसोम की वृद्धि होती है इसे 2n इसे हम लोग 2n+1+1 द्वारा दर्शाते हैं। इसे डबल ट्राइसोमी कहते हैं। क्या हम लोग इसे डबल ट्राइसोमी कहते हैं। 2n+1+1 द्वारा जब हम दर्शाते हैं तो उसे हम लोग क्या डबल ट्राइसोमी कहते हैं। चलिए आगे हमारा जो टॉपिक है उसे देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है गुणसूत्र विपथन। क्रोमोसोमल यहाँ एबेरेशन है। जो हमारा क्रोमोसोमल एबेरेशन यानी गुणसूत्र विपथन है उसे चलिए हम लोग देखते हैं। जब गुण अर्धसूत्री विभाजन के समय कमी क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उस समय क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन कम होता है। कम क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। उन परिवर्तनों को हम लोग क्या गुणसूत्र विपथन कहते हैं। यह क्वेश्चन जो है
2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं जीन उत्परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन। जीन उत्परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। किसी भी जीव की आनुवंशिक इकाई जीन होती है। सूक्ष्म स्तर पर इसमें होने वाले किसी भी परिवर्तन को जीन म्यूटेशन कहते हैं। इस प्रकार का उत्परिवर्तन आणविक स्तर पर होता है। इसमें डीएनए में परिवर्तन होता है। जो होता है इसमें जीन उत्परिवर्तन में डीएनए में परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गुणसूत्रीय विकार के उदाहरण। जो गुणसूत्र के विकार होते हैं वह कौन कौन से विकार होते हैं उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। जो यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है नी, जो डिसऑर्डर जो है ना, यहाँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बायोलॉजी में यहाँ जो होता है गुणसूत्र के विकार में उदाहरण जो होता है, इसमें एक शब्द जो शब्द होता है ऑर्डर होता है और एक दूसरा शब्द होता है डिसऑर्डर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस बायोलॉजी वर्ड में, ऑर्डर और डिसऑर्डर। मानिए कि ऑर्डर में हम लोग देखिए किसी का जब तबीयत खराब होता है और वह जल्द ही ठीक हो जाने वाला होता है तो हम लोग इसे ऑर्डर में मान लेते हैं। अगर किसी का तबीयत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही सीरियस है और यहाँ जो होता है यहाँ के हॉस्पिटलों में ठीक नहीं होने वाला होता है तो हम लोग उसे डिसऑर्डर में मानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं गुणसूत्रीय विकार के उदाहरण कौन कौन से हैं और क्या है। चलिए देखते हैं। विभिन्न प्रकार के गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन हो सकते हैं, किंतु मानव शरीर में पाए जाने वाले 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन, एक क्रोमोसोम कम या ज़्यादा से यह विकार उत्पन्न होता है। जब एक क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो जाता है तो उससे यह विकार उत्पन्न होता है। आगे देखिए, यहाँ कोशिका के विभाजन के समय क्रोमैटिड के बीच संयोजन में होने वाली गड़बड़ी से संतति कोशिका में एक क्रोमोसोम कमी या वृद्धि हो जाती है। जब इसमें क्रोमैटिड के बीच संयोजन में होने वाली जो गड़बड़ी होती है उससे कोशिका में एक क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में जन्मजात रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे कौन कौन से रोग है चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक में यहाँ देखिए टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है डाउन सिंड्रोम, तीसरा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसका एक अलग क्लास भी होगा। यह तीनों सिंड्रोम को बताने के लिए यह एक छोटा सा क्लास अलग से होगा, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। तो यहाँ इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है और यह जल्दी समझ में नहीं आता है। चलिए टर्नर सिंड्रोम हम लोग देखते हैं। जब मनुष्य के डिप्लॉयड क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, यह सिंड्रोम रोग उत्पन्न करता है। इस प्रकार के विकार को हम लोग मोनोसोमी कहते हैं। जब 2n-1 से क्रोमोसोम की कमी होती है तो यह विकार स्त्रियों में पाया जाता है। जो यह विकार होता है ना, वह टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में पाया जाता है। जब 2n-1 क्रोमोसोम की कमी होती है उसे हम लोग मोनोसोमी कहते हैं और यह जो विकार या गड़बड़ी होता है यह मनुष्य के स्त्रियों में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम देख लेते हैं। यहाँ है डाउन सिंड्रोम। जब मनुष्य के डिप्लॉयड क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, इस विकार को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। जब मनुष्य के डिप्लॉयड क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, इस विकार को हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं।
इस रोग से ग्रसित रोगी लगभग 8 वर्ष से 12 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं, कभी कभार ज़्यादा वर्ष तक भी जीवित रहते हैं। डाउन सिंड्रोम बहुत ही खतरनाक सिंड्रोम है। इससे जो मनुष्य में जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है उसमें क्रोमोसोम में वृद्धि हो जाती है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। हमारा तीसरा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यह क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम भी बहुत अच्छा इससे समझिएगा और यह बीमारी बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इस प्रकार के जो सिंड्रोम पुरुषों में पाया जाता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पुरुषों में पाया जाता है। इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के मौजूद रहने की वजह से क्रोमोसोम की संख्या 44 प्लस XY होती है। इस प्रकार के विकार से ग्रसित पुरुषों में भी ब्रेस्ट स्त्रियों की तरह वृद्धि कर जाता है। कभी कभार देखने को मिलता है आपको, जो किसी समाज में देखिएगा, किसी जो लड़का होता है उसमें भी लड़कियों की तरह ब्रेस्ट जो होता है वह डेवलप कर जाता है, तो उसमें यही क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की कमी होती है या वृद्धि होती है। इसी के क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के कारण होता है, यह क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के कारण होता है जो इसमें एक एक्स की जो मात्रा होती है क्रोमोसोम की वह बढ़ जाती है, कभी कभी देखने को मिलता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आज का देखिए यह टॉपिक हम लोग का लास्ट था, इस चैप्टर का लास्ट था, और इसको हम लोग फिर से एक अलग से वीडियो में हम लोग समझेंगे। जो यहाँ टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, इसे अलग से हम लोग एक वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो था वह समाप्त होता हुआ और यह चैप्टर भी समाप्त होता हुआ। अब हम लोग अगले चैप्टर को, छठा चैप्टर को पढ़ेंगे आगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप भी चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त हो गया।